इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हों, खाना या फूड हम सभी की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक है, जो कि किसानों की मेहनत और खेती करने की उनकी काबिलियत पर पूरी तरह से मुनहसर है। लेकिन पुरानी तकनीक से नई ज़रूरतों के पेट नहीं भरे जा सकते। हमारे किसान भी पुरानी तकनीक, जानकारी की कमी, बदलते मौसम, पानी की कमी और कई और तकनीकी कारणों के शिकार हैं। मशीन की सही परख और उनका सही रखरखाव, उनका ठीक इस्तेमाल और फसलों से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर बारीक नज़र रखना, ये सभी कामयाब खेती के अहम हिस्से हैं। दूसरे और कामों के बनिस्बत खेती करना एक मशक्क़त भरा कारोबार है, जो एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ और सब्र या धीरज की मांग करता है। इतिहास का सबसे बड़ा इनकलाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति है, और इस क्रांति में एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से शामिल किया जा सकता था। एग्रीकल्चर एक ऐसा उद्योग है जो देश के विकास और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट या आर्थिक स्थिरता में अहम रोल निभाता है। हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बढ़ावा और एग्रीकल्चरल रोबोट का विकास और इसकी धीरे धीरे साबित होती हुई उपयोगिता खेती के लिए और नए रास्ते खोलती जा रही है। एक मार्केट रिसर्च के अनुसार एग्रीकल्चरल रोबोट साल 2025 तक 11.58 अरब US डॉलर की मार्केट बन सकता है, और अगले 10 सालों में ये दुनिया की सबसे एक्टिव मार्केट्स में से एक मार्केट बन जाएगा। 1920 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऑटोमेटिक व्हीकल नेविगेशन का इस्तेमाल करते वक्त रोबोट का पहला इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिहाज से एक खेत में किया गया था। इसके नतीजे में 1950 और 1960 के दशक के बीच ऑटोमेटिक एग्रीकल्चरल व्हीकल्स का आविष्कार हुआ। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में कई और नए तजुर्बे किए गए। मिसाल के तौर पर अमेरिका और फ्रांस में संतरे की कटाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल शामिल है। So I'm Fabien Arignan, I'm the CEO of Citia. Citia Robotics is a French company created in 1986, and we are working since more than 12 years in robotic field, and since 2015 about agriculture mobile robotic. So we start developing tractor end of 2015, and we decide to do an hybrid machine to solve the problem of weather windows. When it's the time to go to do the job, we need to do the job at the time needed. So we make it electric, but with a reload of diesel to have a full capacity and a longer autonomy in energy. Of course, with tractor is making the job alone. You can play and do the task easily, and then you can install implement between the wheel like over there, or at the back with a 3-point category 2 lever. We can add hydraulic energy, electric energy, or mechanical implement. So it's really easy to use tractor. You have an application on mobile phone where you can plan your missions, and then you have a remote control safe system to install the implement and put it as an automatic system. We are on the way to be full autonomous also, and Citia experts are writing the next standard for the autonomous vehicle that will be launched in ISO standards at the end of this year and will be available finalized in 2026. काफ़ी पहले से इंडोर इंडस्ट्रियल प्लांट्स में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक खेती या प्रिसीजन फार्मिंग के लिए खेत में रोबोट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा मुश्किल माना जाता रहा है। सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और सेंसिटिव फसलों को चुनने की मुश्किलों की वजह से एग्रीकल्चर में रोबोटिक अभी भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब बात लेबर शॉर्टेज की और काम को बेहतर तरीके से करने के साथ साथ तेज़ी से
बिना थके करने की आती है तो हार्वेस्टिंग रोबोट्स किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन इस तरीके में कुछ कमियों की वजह से कटाई करने वाले रोबोट्स आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए धीमे हैं। आलू और मक्का को काफ़ी पहले से मशीनों से काटा जाता रहा है, लेकिन पत्तेदार साग और नरम फलों जैसी नाजुक फसलों को सिर्फ हल्के टच की ज़रूरत होती है, और यह एग्रीकल्चरल रोबोट्स के लिए अभी तक एक चैलेंज बना हुआ है। एक मार्केट रिसर्च कहती है कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग, इरिगेशन या सिंचाई, स्प्रेइंग या छिड़काव और बुआई जैसे कामों के लिए मशीनों और रोबोट्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर को 2050 तक 240 बिलियन US$ की इंडस्ट्री बना देगा। हालांकि बड़े पैमाने पर खेती आमतौर पर एक कम मार्जिन वाला कारोबार है, जिसमें शुरुआती दौर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हाईटेक रोबोटिक्स पर लागत लगाना ज़्यादातर किसानों के लिए एक चैलेंज खड़ा करता है। उन किसानों को हमेशा कुछ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। इन मशीनों की बेपनाह ताकत और काबिलियत के बावजूद हम अभी भी ये सोचते हैं कि रोबोट्स के आने से बेरोज़गारी बढ़ेगी और खेतों में काम करने वाले मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन इन रोबोट्स को चलाने और कंट्रोल करने के लिए हमें खेत में मज़दूरों की ही ज़रूरत पड़ेगी, और नई तकनीक को सीखने में हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज़्यादा आगे है। ये किसान ही हैं जो हमारी फूड डिमांड और क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली ज़मीन के बीच के फासले को भर सकते हैं। इस सेक्टर में रोबोट्स की ताकत न सिर्फ हमारी खेती में सुधार करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। रोबोटिक खेती के दौर में ज़्यादातर आविष्कार अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में या शुरुआती दौर में हैं। ये एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स शुरुआत है एक ऐसे दौर की जो ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में इंसान किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। थैंक यू।